बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। इसमें वर्ड प्री प्रोसेसर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। प्री प्रोसेसर एक एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस का एक सेपरेट स्टेप होता है। अब आप जो भी प्रोग्राम राइट करेंगे वो टर्बो में करेंगे, क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्राम राइट करने के बाद आप उसकी फ़ाइल को डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। फ़ाइल को सेव करने के बाद आप उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर कंपाइल करने से पहले डॉट सी फाइल को प्रोसेस करता है, जिसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, इसको हम नोट्स में पढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शन इसमें वर्ड आया, इंस्ट्रक्शन मीन सेट ऑफ कोड्स होता है। अब जो सेट ऑफ कोड्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। और एक्चुअल प्रोग्राम मीन जो आप लिख रहे होते हैं उसे हम एक्चुअल प्रोग्राम कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। अब वर्ड कंपाइलर यानी जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करता है। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कोड हम राइट करते हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। द वर्ड विच कम्स आफ्टर हैश सिंबल इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड। जो भी वर्ड हैश सिंबल के बाद आता है उसे हम प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल में मैंने कीवर्ड इंक्लूड, अब इंक्लूड किसके बाद आया, हैश सिंबल के बाद आया है। यहाँ पर हैश डिफाइन, अब डिफाइन किसके बाद आया, हैश सिंबल के बाद आया। तो इसको हम यानी इंक्लूड को और डिफाइन को हम प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेडर फाइल। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज़ डॉट एच। अब जिस भी चीज़ के साथ डॉट एच होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हेडर फाइल को। अब हेडर फाइल काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे जब हम इंस्टॉल करते हैं टर्बो कंपाइलर को, तो ये कंपाइलर में बिल्ट इन होती हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल क्या होती हैं, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर फ़ाइल कौन सी होती हैं। अब इसमें जो जिसके साथ डॉट एच होता है वो क्या कौन सी फाइल होती है, हेडर फाइल होती है। मीन स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच हो गया, और आपके पास मैथ डॉट एच हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हेडर फाइल्स होते हैं। अब कोई भी फंक्शंस हो, क्लासेस हो, वो हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। तो हम देखते हैं कि स्टूडियो डॉट एच में कौन कौन सी है। मीन प्रिंट एफ डिक्लेयर होता है, प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है। इसी तरह आप मैथ डॉट एच को देखें तो मैथ डॉट एच में आपके पास पावर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। अब ये आपके पास जो सा है ये बिल्ड फंक्शन डिक्लेयर्ड है, फंक्शन डिक्लेयर्ड है हेडर फाइल के अंदर। लेकिन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को आप ऐसे समझ लें, मसलन आपने प्रिंट एफ लिखा और प्रिंट एफ का ये कोड बिल्ट इन होता है कंपाइलर के अंदर। अब ये जो कोड है ये आपके पास क्या कहलाता है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल कहलाता है। यहाँ पर हेडर फाइल में जस्ट डिक्लेयर किया हुआ है,
लेकिन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में इसके पूरे कंप्लीट कोड को कंपाइलर के अंदर डिफाइन किया गया है या राइट किया हुआ है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मीन सी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दीज फंक्शन रिजाइड इन सी लाइब्रेरी फाइल। तो वो कौन सा सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होगा। इसके बाद वो कह रहे हैं द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स या एंगल ब्रैकेट। देखें आपने टर्बो को इंस्टॉल किया सी ड्राइव में, अब हेडर फाइल तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हमें नहीं पता कि हेडर फाइल कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है। तो लेस दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल इस वजह से यूज़ करते हैं कि जहाँ पर भी ये फाइल्स हेडर फाइल पड़ी हुई हैं ये हमारे कोड में बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कर लें ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सके ईजीली। इसके बाद इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है हेडर फाइल का, और ये उसकी एग्जांपल लिखी हुई है जिस तरह studio.h और conio.h। मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट। ये वो जगह होती है जहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, वॉइड मेन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। इसको एक्सप्लेन करते हैं ज़रा कि देखें आपने सपोज मेन फंक्शन का कोड लिखा, मेन किस तरह से वॉइड मेन, उसका कोड लिखा, और इसको क्लोज किया। अब एक और फाइल है, सपोज इस फाइल को आपने सेव किया सपोज abd.c के नाम से, इस पूरी फाइल को। इसके बाद आपने एक और फाइल है जिसमें आपने कोड लिखा है, उस फाइल का नाम है सपोज xy.c। अब इस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं या फिर जितना भी आउटपुट हमें मिलेगा वो इस फाइल के साथ शेयर नहीं होगा क्योंकि हमने वर्ड वॉइड का इस्तेमाल किया है। तो वॉइड 0 बाइट लेता है, यानी इस कोड के अंदर यानी इस यहाँ तक जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं उनकी लाइफ टाइम सिर्फ यहीं तक है, और इनका आउटपुट भी किसी और फाइल या फिर और कोड में शेयर नहीं हो सकता। C statements. The statement of the programs are written in curly braces. The curly brace is called opening brace and is called closing brace. These braces are known as delimiters. अब देखें आपने कोई भी काम करेंगे आप तो उसको स्टार्ट करेंगे जब स्टेटमेंट को, एक ओपन करली ब्रेस होगा, फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट को राइट किया प्रिंट एफ की मदद से, प्रिंट एफ क्या होता है ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे अभी, और इसको क्लोज किया। अभी ये ओपनिंग और ये आपके पास क्लोजिंग कहलाता है, और इसको डेलिमिटर्स भी कहा जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, द स्टेटमेंट टर्मिनेटर आइडेंटिफायर फॉर अ कंपाइलर विच आइडेंटिफाई एंड ऑफ अ लाइन के। मीन स्टेटमेंट टर्मिनेटर जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लाइन एंड हो गई है। कंपाइलर जब इंस्ट्रक्शन को या फिर स्टेटमेंट को रीड कर रहा होगा जहाँ पर उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिलेगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर लाइन एंड हो गई है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लिखा जाता है हर स्टेटमेंट के लास्ट में। फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी फॉर्मेट मीन ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब देखें वेरिएबल, अगर वेरिएबल में इंटीजर डाटा टाइप हो सकता है, उसका वेरिएबल हो सकता है मीन इंटीजर ए, इंटीजर बी, और इसी तरह फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, इस तरह से या करैक्टर ए या करैक्टर सी एच, जो भी आपने, यानी फॉर्मेट के बारे में, वेरिएबल के फॉर्मेट के बारे में बताता है। देखिए आपने अगर सपोज वेरिएबल आपने लिया है इंटीजर, तो इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है इंटीजर ए। सपोज आपने इंटीजर ए लिखा है, अब इंटीजर कितने बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है। मीन ये इस तरह से
वन वन बाइट कितने, वन बाइट में आपके पास 8 बिट्स होती हैं। तो मीन इसमें कितने बिट्स आएंगे, यानी अगर हम 2 बाइट्स की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास आएगा 16 बिट्स, 16 बिट्स हमारे पास आएंगे। यानी ये कितने बिट्स में स्टोर करेगा, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0, इस तरह से ये डाटा को स्टोर करेगा। इस तरह आप फ्लोट लेंगे तो वो कितने बाइट ले रहा होता है, 4 बाइट, और करैक्टर लेंगे तो आप मीन कितने बाइट ले रहा होता है, वो 1 बाइट ले रहा होता है। तो इस तरह ये हमारे पास फॉर्मेट, ये आपके पास फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके पास परसेंटेज साइन होता है। मीन अब हम इसको पढ़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा टाइप ड्यूरिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। जो आपको मैंने बताया कि यानी अगर आप इंटीजर डाटा टाइप ले रहे हैं तो वो 2 बाइट लेगा, फ्लोट ले रहे हैं तो वो 4 बाइट लेगा, करैक्टर ले रहे हैं तो वो 1 बाइट लेगा, और उसको जिस किस्म का आपने इनपुट किया होगा उसी किस्म का आउटपुट आपको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज साइन से। अगर इंटीजर होगा उसको आप फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, डी मीन डेसिमल, फॉर्मेट स्पेसिफायर आई यानी इंटीजर, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ फ्लोट के लिए, और करैक्टर होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी। और ये उनका साइज़ भी मेमोरी में लिया गया है, यानी वेरिएबल्स कहाँ पर क्रिएट होते हैं, रैम के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर ये डाटा को स्टोर करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, यानी ये पहले से ही डिफाइन होता है, बिल्ट इन होता है, यानी हमारे जो सी कंपाइलर है उसके अंदर ये पहले से बना हुआ है। यानी जैसे ही हम प्रिंट एफ लिखेंगे तो ये स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा। बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन, यानी कोई भी चीज़ जो आपने इनपुट की है उसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी सिंपल एग्जांपल मैंने लिखी है। मीन आपने लिखा हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन को जो हमने समझ लिया, फिर इसके बाद प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या कर रहा है, आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहा है। तो किस चीज़ को डिस्प्ले करवाएगा, जो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब ये सेम क्यों आया, क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, ये डबल जो कोमाज नज़र आ रहे हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें कि जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो सेम प्रिंट हो जाएगा और उसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। इसी तरह स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन होता है। किसमें, सी लैंग्वेज में। स्कैन एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इनटू द वेरिएबल्स के, यानी जो आपने वेरिएबल्स बनाए होंगे यूज़र उनको इनपुट देने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल को समझते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन इंटीजर ए। अब इंटीजर क्या है, डाटा टाइप, ए क्या है, वेरिएबल है, प्रिंट एफ क्या है, ये वैसे स्टेटमेंट लिख दी है, एंटर अ नंबर। स्कैन एफ यहाँ पर वो यूज़र से इनपुट लेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर डी मीन किस किस्म का इनपुट लेगा, डेसिमल। डेसिमल मीन 0 से लेकर 9 तक, या फिर आपने जो डेसिमल कन्वर्जन पढ़ी मीन उसकी बात कर रहे हैं। आप 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, इस तरह से। ए एड्रेस ऑपरेटर ए। अब देखिए यहाँ पर जो एड्रेस ऑपरेटर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जिस जगह आपका वेरिएबल रैम के अंदर स्टोर होगा ये उसको उसके बारे में हमें बताएगा, यानी उसका एड्रेस हमें बताएगा। देखें ये ए हमने वेरिएबल जो लिया था, और ये रैम के अंदर वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट होते हैं, रैम के अंदर। तो डाटा क्या दिया हमने था, 10, और ये क्या है 1 2 3 4 उसका एड्रेस है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस ऑपरेटर की मदद से ये एड्रेस जनरेट हुआ है रैम के अंदर। और इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा जब हम इसको लास्ट में प्रिंट करवाएंगे। गेट फंक्शन, गेट स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर्स, ये करैक्टर को गेट करता है। करैक्टर मीन ए टू जी की बात हो रही है, यानी ए टू जेड तक जितने भी करैक्टर्स हैं ये उनको गेट करता है।
गेट फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। ये जो भी हम करेक्टर देंगे उनको रीड करता है जो यूज़र देता है कीबोर्ड की मदद से। द गेट फंक्शन इज़ डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h, यानी ये हेडर फाइल conio.h में डिफाइन होता है। तो conio.h मीन कंसोल इनपुट आउटपुट, .h मीन हेडर फाइल। तो इसमें हमने हैश इंक्लूड यानी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ये हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर मेन फंक्शन लिखा। अब इसके कोड को समझते हैं। करैक्टर, करैक्टर क्या है? डाटा टाइप। की क्या है? वेरिएबल है। प्रिंट एफ एंटर यानी कि ये तो वैसे लिख दिए, मीन आप कोई भी की प्रेस कर दें। यहाँ पर की में सपोज की में मैंने आपको की से हमने प्रेस कर लिया ए, की में हमने दे दिया ए, तो ये यहाँ पर आएगा गेट फंक्शन, इसको क्या करेगा? रीड करेगा। किसको? जो करैक्टर हमने दिया है वो कौन सा था? ए। करैक्टर को रीड करने के बाद वो वेरिएबल की में उसको स्टोर करवा देगा। और फिर एंड में प्रिंट एफ एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम, और की यानी जो भी की आप प्रेस की कौन सी प्रेस की? ए, तो हम प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। गेट फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करता है करैक्टर को रीड करने के लिए। थैंक यू।